है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ये वो भी थियरी के तहत हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं विचारधाराओं की संकल्पना। विचारधाराओं की संकल्पना के तहत मैं आप लोग को एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि ये विचारधारा पूरे थियरी का आधार है। यानी किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी मकान का जो नींव होता है वही यहाँ पे विचारधारा है। अगर इस नींव को अगर अच्छी तरह से समझ गए आप तो निश्चित जानिए कि विचारधाराओं की संकल्पना आपको पूरी थियरी को समझने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग विचारधाराओं की संकल्पना को देखते हैं। विचारधाराओं की संकल्पना क्या है? क्या हुआ? विचारधारा। अच्छा, बच्चे मेरे कह रहे हैं विचार और विचारधारा में अंतर क्या है। तो विचार और विचारधारा में अंतर स्पष्ट करने के पहले सिर्फ इतना जान लीजिए कि विचार एक व्यक्ति का अपना मत हो सकता है। समझ में आया? विचार एक व्यक्ति का अपना मत हो सकता है और विचारधारा जो है, जब एक व्यक्ति का मत वो सार्वजनिक हो जाए यानी सामूहिक हो जाए या समुच्चय रूप ले ले तो वो जो है विचारधारा होता है। आई बात समझ में? विचार व्यक्ति का अपना मत है। सीधे शब्दों में विचार एक व्यक्ति का अपना मत हो सकता है और विचारधारा जो है, जब कोई व्यक्ति का अपना मत वो सार्वजनिक रूप ले ले और उसको सभी लोग मान्यता प्रदान कर दें तो वो जो है विचारधारा कहलाती है। आई बात समझ में? ओके, तो विचार और विचारधारा का अंतर आपको देखने को मिला होगा। विचार और विचारधाराओं के अंतर को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि विचारधारा है क्या। तो विचारधारा को देखने के पहले आप ये जान लीजिए कि ये नेचर ऑफ आइडियोलॉजी क्या है। नेचर ऑफ आइडियोलॉजी, सबसे पहले जो है नेचर ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, इसमें विचारधारा को दो भागों में बांटा जाता है। विचारधारा को जब दो भागों में बांटते हैं तो वो जो है ये स्पष्ट करता है कि वास्तव में विचारधारा है क्या। दो भागों में बांटने का मतलब, एक तरफ विचारधारा का सिंपल सी बात है, ये इसमें समुच्चय होगा यानी विचारों का समुच्चय विचारधारा का एक पहलू है। दूसरा पहलू अगर हम इसको देखें तो विचारों का जो वैज्ञानिक रूप है, ये वैज्ञानिक पहलू है, ये जो है इसका दूसरा पॉइंट है। पहली पॉइंट में विचारों का समुच्चय, दूसरी पॉइंट में विचारों का वैज्ञानिकता। विचारों की जब वैज्ञानिकता देखने को मिलता है और विचारों का समुच्चय, तो ये जो है विचारधारा को स्पष्ट करने में अपना रोल अदा करते हैं। सेट ऑफ आइडियाज और साइंस ऑफ आइडियाज, ये दोनों जो है यह स्पष्ट करते हैं कि विचारधारा का निर्माण कैसे हो रहा है। एक तरफ हम लोग देखते हैं सेट ऑफ आइडियाज क्या है, मतलब विचारों के समुच्चय क्या है, यानी विचारों का एक समूह क्या है। तो विचारों के समूह को जानने के लिए आप सबसे पहले ये जानिए कि जहां विचारों का समुच्चय की बात होगी वहां मान्यताओं का स्वीकृत होना अति आवश्यक है। जैसा कि मैं बताया कि विचार में मान्यता अति आवश्यक है। विचार जब अपना मान्यता रूप ले लेती है, सामूहिक रूप से जब उसे मान्यता प्रदान कर दिया जाता है तो वो जो है विचार आपका आता है सामने, यानी स्वीकृत मान्यताओं पर पूरी तरह से विश्वास होना, ये विचारों का एक जो है आइडियाज है। ये आगे देखिए कि जब स्वीकृत मान्यताओं का एक जो है विश्वास की बात आ जाती है, जब स्वीकृत मान्यताएं विश्वास रूप ले लेता है, उसके बाद क्या होता है, जहां पे विश्वास, आस्था ऐसी चीजें आ जाती है, वहां पे एक बात तो निश्चित रूप से जानिए, बहुत अच्छी बात ये ओपी गावा ने कहा है कि जहां पे आस्था का पूरी तरह से छाया पड़ जाए, पूरी तरह से आस्था विद्यमान हो जाए, वहां पे एक ब्रेन जो है काम करना बंद कर देता है, यानी माइंड का बंद होना, दिमाग का बंद होना, यानी क्लोज माइंड। ऐसे में विचार की जहां पे विचारों को जहां मान्यता प्रदान कर दी जाती है, वो जो है वहां पे बंद दिमाग होता है। ये बंद दिमाग है यानी क्लोज माइंड हो जाएगा। और जब क्लोज माइंड हो जाएगा तो आप सीधी सी बात है कि क्लोज माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक्शन होता है,
कार्यवाही होती है उसका किसी प्रकार का विरोध की बात नहीं की जाती, यानी इसमें कार्यवाही की प्रवृत्ति आ जाती है और एक्शन इसे कहिए, ये यहां से एक्शन हो जाता है। ये है विचारों का समुच्चय। यानी अगर विचारों का समुच्चय हम लोग जान लिए तो दूसरा देखते हैं कि इसमें दूसरा पहलू जो विचारधारा बनाने में वो है विचारों का वैज्ञानिकता। विचारों की वैज्ञानिकता को देखा जाए तो इसमें क्या होता है, जहां पे वैज्ञानिकता होता है वहां निश्चित जानिए कि विश्वस्त ज्ञान की बात की जाएगी, यानी नॉलेज में विश्वास की बात की जाएगी। एक नॉलेज, एक ऐसा विश्वस्त ज्ञान की तलाश की जाती है। मतलब वहां पे वैज्ञानिकता की जब बात आए तो आपका नॉलेज टेस्ट होता है, यानी नॉलेज की बात की जाती है, यानी ब्रेन की बात की जाती है। जहां पे नॉलेज की बात करेंगे वहां पे एक बात स्पष्ट होगा कि आपका माइंड जो है ना ओपन होगा। समझ में आया? हाँ, तो वहां पे माइंड जो है ओपन होगा, और जब माइंड ओपन होता है उसके बाद आपका एक ही बात बचता है, वो है सत्य की खोज, यानी यथार्थ क्या है। किसी भी विचार का जो यथार्थ है वो क्या है, ये इससे पता चलता है, यानी विचारों की वैज्ञानिकता में। यानी विचारों की वैज्ञानिकता में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पे एक बात कि सत्य क्या है। तो ये हो जाता है आपकी सत्य जानने की जिज्ञासा, यानी ट्रूथ मायने रखता है। अभी तक आप लोग विचारधारा को जानने का प्रयत्न किए हैं और ये भी आप लोग जान लिए होंगे कि विचारधारा दो चीजों से बनता है, एक मान्यता से, दूसरी वैज्ञानिकता से, जहां पे मान्यता और वैज्ञानिकता अपना अलग अलग रोल अदा करते हैं। तो ये मान्यता और वैज्ञानिकता को देख लिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वास्तव में अब यहां से शुरू होता है आपके राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण पहलू, यानी कि विचारधारा के जो उदाहरण है वो क्या क्या है। विचारधारा के उदाहरण को देखा जाए तो आप सीधी सी बात है, हर पॉलिटिकल साइंस को, थियरी को जानने वाला बच्चा या पढ़ने वाला बच्चा विचारधाराओं के जो वास्तव में जो उदाहरण है वो जानता होगा। विचारधाराओं के उदाहरण में आप ये जान लीजिए कि विचारधाराओं के जो उदाहरण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उदारवाद से शुरुआत होती है। उदारवाद एक विचारधारा से शुरुआत होती है, वहां से अब आपका शुरू होता है मार्क्सवाद, समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और साथ ही साथ फेबियन समाजवाद और श्रेणी समाजवाद। उसके बाद भी आप देखेंगे अराजकतावाद होता है, और अराजकतावाद के बाद आप देखेंगे फांसीवाद विद्यमान होता है। लास्ट में आपको देखेंगे कि गांधीवाद आज शुरू होता है, गांधीवाद की एक झलक दिखती है। तो यहाँ पे देखें मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद, रूढ़िवाद, आदर्शवाद, फांसीवाद, अराजकतावाद, सत्तावाद और गांधीवाद, ये आपका विचारधारा के उदाहरण है। तो आप यहां तक समझ गए कि विचारधारा और विचारधारा के उदाहरण हैं, आपको देखने को मिल गया होगा। अब इसके बाद जो है यहां से अब स्पष्ट होता है कि अब जो है हम लोग एक एक विचारधाराओं को अच्छी तरह से पढ़ें। सबसे पहले हम लोग विचारधाराओं को पढ़ने के लिए उदारवाद को उठाएंगे और उदारवाद को देखेंगे कि वास्तव में विचारधारा में उदारवाद के तहत क्या क्या चीजें हैं। तो उदारवाद को अगर हम लोग देखें तो उदारवाद को एक बात स्पष्ट जान लीजिए, उदारवाद लिबरलिज्म है। उदारवाद आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा। इसमें आर्थिक पक्ष पहलू भी देखा जाएगा, नैतिक पहलू भी देखा जाएगा, साथ ही साथ में उदारवाद क्या चीज है, किसको मान्यता देता है। उदारवाद व्यक्तिवाद को प्रेफरेंस देता है, वास्तव में उदारवाद पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। वास्तव में उदारवाद वो कौन कौन सा पहलू है कि जो व्यक्ति को लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी तक को पहुंचा देता है। उदारवाद लेसेस फेयर की बात करता है। उदारवाद एक ऐसा, इसमें बहुत सारे, इस पे लेक्चर जो है लगभग 2 घंटे लगातार दिया जाए तो उदारवाद स्पष्ट होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आप लोगों को दूंगा जो आपके परीक्षा में उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं उदारवाद लिबरलिज्म को इसे कहते हैं, लिबरलिज्म के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें देखा जाता है कि उदारवाद के तहत जो मनुष्य की स्थिति है वो विवेकशील प्राणी होता है। यहाँ पे मनुष्य जो है विवेकशील होता है उदारवाद के अंतर्गत। जानिएगा एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पे उदारवाद का जनक जो है लॉक को जाना जाता है, यानी जॉन लॉक जो है उदारवाद के जनक के रूप में है। ये इंपॉर्टेंट पहलू है, इसे जानिएगा। अच्छा, उदारवाद के जो आरंभिक जो है
इसके समर्थक रहे हैं, वो समर्थक जो है आपका यहाँ पे एडम स्मिथ और बेंथम रहे हैं। एडम स्मिथ और बेंथम जो है उदारवाद के आरंभिक समर्थक कहिए। यहाँ पे एडम स्मिथ और बेंथम की बात की जाती है। आगे देखिए कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को ऊंचे स्थान पे, यानी सबसे ऊंचे स्थान पे व्यक्ति की स्वतंत्रता को रखी जाती है। यानी इसमें यह बताने का प्रयत्न किया जाता है कि उदारवाद में व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी। जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा उसके बाद ही जो है अपना सब कुछ कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। स्वतंत्र व्यक्ति ही अपना विकास कर सकता है। स्वतंत्र व्यक्ति ही अपनी उन्नति के बारे में सोच सकता है। स्वतंत्र व्यक्ति ही उन ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न कर सकता है जो वो छूना चाहता है। तो ये स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए उदारवाद के तहत जो है लेसेस फेयर की बात की जाती है। लेसेस फेयर की बात की जाती है। आप लोग इसे निश्चित रूप से जानिएगा। कहा जाता है, प्रश्न जब बनाता है कि उदारवाद है और बहुत सारे 4 एग्जाम आपको विकल्प दे दिया जाएगा, उसमें एक लेसेस फेयर रहेगा और आप लेसेस फेयर को टिक लगाइएगा। तो ये एडम स्मिथ और बेंथम जो हैं इसके जो है प्रारंभिक समर्थक हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उदारवाद के अंतर्गत जो विचारधारा की बात की गई, वो विचारधारा में एक इंपॉर्टेंट बात निश्चित रूप से जानिए कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो सर्वोपरि होती है। आगे देखते हैं कि उसके बाद जो है इसमें एक बात स्पष्ट जानिए कि उदारवाद के अंतर्गत सेल्फ इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट जो है इन दोनों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है। यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट, इसमें परस्पर भेद की कोई बात नहीं होती है। यानी दोनों समझिए कि एक हैं। आगे चलते हैं कि पॉलिटिक्स या राजनीति को व्यक्तियों का परस्पर मतभेदों को दूर करने की एक प्रक्रिया है। यानी उदारवाद में एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो राजनीति है या पॉलिटिक्स है, ये व्यक्तियों के बीच में जो परस्पर मतभेद होता है उस मतभेद को दूर करने का एक बहुत बड़ा साधन है या एक प्रक्रिया है। ये देखा गया है। तो ये रही बात अब स्पष्ट उदारवाद के अंतर्गत, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ बच्चा। ठीक है, उदारवाद के अंतर्गत अब महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि राज्य को, यहाँ पे राज्य की बात की गई है, राज्य को व्यक्तियों की सूझबूझ का एक परिणाम माना गया। यानी कहा गया जाता है कि जो राज्य का निर्माण हुआ है वो व्यक्तियों के सूझबूझ का परिणाम है। यानी जो व्यक्ति हैं वो आपसी सूझबूझ के द्वारा जो है एक राज्य का निर्माण किया गया है। तो ये है आपका राज्य का कैसे इसका निर्माण हुआ है और क्या इसका रोल होता है। अतः एक बात स्पष्ट है कि विचार लोकतंत्र कहीं ना कहीं, ये उदारवाद जो है, लोग जहाँ पे व्यक्तियों के विचार टोटल मिले हैं, यानी क्या हुआ। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा बच्चा कि लोकतंत्र से कैसा संबंध हुआ, इसका संबंध लोकतंत्र से कैसे हुआ। यानी लोकतंत्र से इसका संबंध की बात की जा रही है कि राज्य का जहां निर्माण हो रहा है, जहां राज्य का निर्माण होगा वहां पे कहीं ना कहीं वो निर्माण किसके माध्यम से, व्यक्तियों के आपसी जो है सूझबूझ का एक परिणाम हो, तो निश्चित जानिए कि वहां पे ये लोकतंत्र की एक झलक मिल रही है। जब व्यक्तियों का आपसी सूझबूझ करके कोई एक रिजल्ट निकालते हैं तो निश्चित जानिए लोकतंत्रात्मक बातें वहाँ पे कहीं ना कहीं जमीन पे है। तो ये आता है कि विचार लोकतंत्र के निकट जुड़ा हुआ है, यह उदारवाद लोकतंत्र के निकट जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात बताएं कि इसके अंतर्गत जो है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात की जाती है। यानी जीवन, स्वतंत्रता, और सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि इसकी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की बात की जाती है। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात की जाती है और इसी से स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो है लेसेस फेयर की नीति आती है और इस लेसेस फेयर के द्वारा जो है ये व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ने की बात की जाएगी। और इस स्वतंत्र छोड़ने में व्यक्तियों का को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं
पूंजीवाद को जन्म देगा। आइए आगे देखते हैं क्या है कि यहाँ पे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की जब बात करता है तो उसके बाद एक जीवन की स्थिति, यानी कि व्यक्तियों का जीवन कैसा है, मतलब इस उदारवाद में जीवन कैसा है इसे देखा जाए तो इस जीवन को दो पहलू हैं, एक नैतिक पहलू है, दूसरा आर्थिक पहलू है। नैतिक पहलू और आर्थिक पहलू दोनों को अलग अलग से समझें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसका जीवन कैसा था, ये उदारवाद में जीवन कैसा है। नैतिक जीवन और आर्थिक जीवन को देखा जाए, सबसे पहले नैतिक जीवन को देखते हैं तो इसमें जो है व्यक्तिवाद का समर्थक है, यानी कि यहाँ पे व्यक्तिवाद को समर्थन देते हैं, व्यक्ति की बात की जाती है, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ने की बात की जाती है, व्यक्ति को लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात की जाती है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात की जाती है उदारवाद के अंतर्गत, यानी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ने की बात की जा रही है। तो उदारवाद के अंतर्गत जो है ये व्यक्तिवाद का समर्थन करता है, और जहां व्यक्तिवाद का समर्थन होगा या वहां पे व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता और निर्णय की क्षमता स्पष्ट रूप से सामने आएगी, यानी इसको मान्यता दी जाती है। व्यक्ति की गरिमा को पूरी तरह से मान्यता दी जाती है, स्वतंत्रता को पूरी तरह से मान्यता दी जाती है, और साथ ही साथ जो है इसके निर्णय की जो क्षमता होती है उस निर्णय की क्षमता को भी मान्यता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे जो है नैतिक जीवन के अंतर्गत ये पहलू निकल कर आती है और कि इसके नैतिक जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू है। अब आगे चलते हैं, इसका आर्थिक पहलू देखते हैं, यानी कि इसमें उदारवाद के अंतर्गत आर्थिक जीवन कैसा होता है। यानी उदारवाद के अंतर्गत जब आर्थिक जीवन की बात आएगी तो इसमें राज्य का, यद्यपि राज्य का निर्माण व्यक्तियों की सूझबूझ का परिणाम है, वहीं पे दूसरे रूप में जब आर्थिक पहलू आती है, आर्थिक जीवन की बात की जाती है तो ये बताता है उदारवाद कि यहाँ पे व्यक्तियों को के कार्यों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, या यूं कह लें कि अहस्तक्षेप की नीति है। यानी उदारवाद के अंतर्गत राज्य का व्यक्तियों पर अहस्तक्षेप की नीति होती है। बार बार प्रश्न बनाता है कि अहस्तक्षेप की नीति कहाँ, किस में है, किस विचारधारा में है, तो आप जानिए ये उदारवाद में है। राज्य द्वारा अहस्तक्षेप की बात की जाती है, यहीं पे मैं बताया हूं लेसेस फेयर की बात की जाती है, मतलब स्वतंत्र छोड़ने की बात की जाती है। इन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, व्यापार करने के लिए, अपना उन्नति करने के लिए, विकास करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए, यानी पूंजीवाद का यहाँ पे एक जन्म होता है। यानी पूंजीवाद का जन्म होता है और ये पूंजीवाद के समर्थक के रूप में उभर कर सामने आता है। यानी पूंजीवाद का अर्थ क्या होगा, तो अगर दो शब्द में बताएं तो यही है कि यहाँ पे उत्पादन, विनिमय और वितरण को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। यानी उत्पादन का, वितरण का, विनिमय का पूरी तरह से निजी स्वामित्व प्रदान किया जाए। यह है उदारवाद का जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देने का एक माध्यम। इस सामाजिक एवं कानूनी व्यवस्था के समर्थक भी होते हैं, इसके अंतर्गत सामाजिक और कानूनी व्यवस्था के भी समर्थक होते हैं। इसके समर्थकों में मिल, ग्रीन, लास्की और टॉनी, ये सभी जो है उदारवाद के समर्थक के रूप में हैं, यानी इसके उदारवाद का पुरजोर समर्थन करते हैं। पूछता है कि उदारवाद के समर्थकों में है, या तो चार लोगों का नाम दे देगा, चार विचारकों का, या फिर उसमें एक दे देगा, स्पष्ट कराएगा कि इसमें कौन उदारवाद का समर्थक है। तो ये आपका मिल, ग्रीन, लास्की या टॉनी ये उदारवाद का समर्थक के रूप में है। आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि नेचर ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, विचारधारा में विचार और विचारधारा को किस तरह से उसको स्पष्ट किया जाता है, और विचारों का समुच्चय और विचारों की वैज्ञानिकता को देख लिए आप। साथ ही साथ ये जान गए कि कितनी विचारधाराओं को स्पष्ट किया जाएगा और कितनी विचारधाराओं को पढ़ा जाएगा। अब विचारधाराओं में मैं सारी विचारधाराओं को, आज उदारवाद है, उसके बाद मार्क्सवाद की शुरुआत करूंगा, मार्क्सवाद के बाद जो है विचार, अभी उदारवाद का एक और वीडियो आप लोगों के सामने जाएगा। अभी तो पूरा उदारवाद पड़ा हुआ है, उदारवाद की एक छोटी सी झलक दिखाया हूं, अभी पूरा उदारवाद आप लोगों को बताऊंगा कि उदारवाद क्या है। तो उदारवाद के अंतर्गत जो है अभी ये आपको एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, लेकिन जितनी भी पॉइंट है ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही साथ विचारधाराओं का जो उदाहरण दिया हूं, इस उदाहरण में उदारवाद के बाद मार्क्सवाद चलेगा, और मार्क्सवाद के बाद वैज्ञानिक समाजवाद चलेगा, वैज्ञानिक समाजवाद के बाद जो है आपका पूरा एक जो श्रृंखला है विचारधाराओं की, पूरी श्रृंखलाओं का हम लोग टिप्पणी करेंगे, पढ़ेंगे,
पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे परीक्षा प्रयोगी है या नहीं है, आप लोगों के सामने स्पष्ट आ गया। आज के वीडियो से आप लोग भली बात जान चुके होंगे कि उदारवाद वास्तव में क्या है, विचारधारा क्या है। विचारधारा के द्वारा जो है ये आप जान गए होंगे कि इसके बाद हमारे परीक्षा में कितना ये उपयोगी होगा। यानी अगर देखा जाए तो विचारधाराओं की संकल्पना से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे जितनी भी विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं से प्रश्न बनते हैं। उस सारी विचारधाराओं को हम लोग पढ़ेंगे, यानी थियरी के तहत जो है इस सारी विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे और इसी से आपके टीजीटी में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, डिग्री कॉलेज के लेक्चरर में, एलटी में, सब में यह प्रश्न बनाता ही बनाता है। तो हम इस बात से कि आप लोग जो है इस मेहनत का आप लोग कहीं ना कहीं एक छोटा सा आप ऋण अदा करेंगे और वो है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।